में किसी तरह का प्रश्न पैदा होगा नालंदा के बारे में, अवश्य ही आप हमसे पूछेंगे। मैं इसका जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, क्योंकि लगभग 30 साल से मैं यहाँ गाइड के रूप में हूँ। लगभग 10-15 साल से तो भैया का भी सहारा हमें बराबर मिलता रहा है। तो ध्यान देके सुनिए, ये नालंदा अपना बौद्ध विश्वविद्यालय की कहानी। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की कहानी अपने बुद्धा भगवान के समय से शुरू होता है। सबसे पहले ये जगह आम्र पबारिका वन के नाम से जाना जाता था। हियर वाज ओनली मैंगो ग्रोव। जब भगवान बुद्ध इस जगह पे आए, भगवान बुद्ध ने यहाँ 2 लोकल शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारिपुत्र। आप जानते ही हैं सर, मोगलाना और सारिपुत्र ये दोनों क्लासमेट्स थे। दोनों का जन्म नालंदा में हुआ, बल्कि सारिपुत्र का तो जन्म उसी जगह हुआ जहां उनका निर्वाण भी हुआ। अतः सारिपुत्र का ये फेमस प्लेस सारिपुत्र का जन्म और निर्वाण के नाम से जाना जाता है। यही स्थान पे सारिपुत्र का जन्म भी हुआ और निर्वाण भी हुआ। यहाँ आम का बागीचा में बुद्ध भगवान आए। बुद्ध भगवान को दोनों शिष्य ने फॉलो किया। सारिपुत्र का जन्म भी और निर्वाण भी इसी जगह पे हुआ। अतः सारिपुत्र के धातु को रख करके सारिपुत्र का स्तूप सबसे पहले सम्राट अशोक ने नालंदा में बनाया, जो नालंदा की सबसे ऊंची इमारत है। सामने में कुछ को दिखाई पड़ भी रही है, हम लोग वहां चल करके उसे देखेंगे। उस सारिपुत्र स्तूपा का निर्माण 3rd सेंचुरी BC में बिफोर क्राइस्ट सम्राट अशोक ने सबसे पहले किया। उसी यादगारी में इस बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया। सो एक्चुअल विश्वविद्यालय के निर्माता कुमारगुप्त हुए। किंग कुमारगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। 5th सेंचुरी AD में यह बना, जबकि बुद्धा भगवान 6 BC यानी लगभग 1000 साल पहले आ गए। बुद्धा भगवान की यादगारी में बुद्धा भगवान के लगभग 1000 साल बाद इस बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण राजा कुमारगुप्त ने किया, जो अपने बौद्ध राजा थे। मगध की राजधानी उस समय राजगीर हुआ करता था। वो राजगीर से इसके कंट्रोल करते थे। और यू कैन से, बच्चे लोग याद रखिएगा, एक्चुअल किंग कुमारगुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन 5th सेंचुरी AD। यानी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जो हम देखने जा रहे हैं लगभग 1600 साल पुराना है, क्योंकि अभी हम 21वीं शताब्दी में सफर कर रहे हैं, जबकि सारिपुत्र स्तूपा का अस्तित्व लगभग 2600 साल पुराना। कुमारगुप्त ने विश्वविद्यालय को बनाया, फिर हर्षवर्धन देवपाल के द्वारा इसका विस्तार किया गया, लगातार 5वीं के बाद 7वीं 9वीं शताब्दी में। इस तरह से विश्वविद्यालय की एरिया 10 किलोमीटर लंबा, उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा, पूर्व से पश्चिम हो गया। 10,000 बौद्ध विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक लगभग 700 साल नालंदा पूरे दुनिया को प्रकाश देता रहा। आज यदि ये चलता रहता, आप कहाँ रहते, ये सोचने की बात है सर। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में कुछ दुष्ट लोगों का प्रभाव से ये विश्वविद्यालय आज मिट्टी के गर्भ में समाने के बाद खुदाई करके निकाला गया है, और आज इसे हम लोग ध्वंसावशेष के रूप में देख रहे हैं। 12वीं शताब्दी में दुष्ट बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ और नालंदा को जलाया गया। सर जी, चोरी तभी संभव है जब चोर को कोई ना कोई साथ देने वाला पश्चिम बगलगीर होता है। लोकल ब्राह्मण लोगों ने भी उनको साथ दिया और इस बौद्ध विश्वविद्यालय में आग लगवाया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी नालंदा में, जिनका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका था। इतनी किताबें थी, जब जलाई गई अपनी नालंदा 6 महीना तक, 6 महीना तक लगातार जलता रहा। सोचिए कितने अपने बौद्ध धर्म ग्रंथ रहे होंगे उसमें, जो लगातार 6 महीना तक जलता रहा। 6 महीना तक जलने का कारण यह भी रहा, इनके जो पेपर थे, भोजपत्र, ताम्रपत्र के पेपर थे, कॉपर पेपर थे, जिनको जलने में धीरे धीरे टाइम लगा। फिर ये 6 महीना तक जलने के बाद धीरे धीरे करके भूकंप का शिकार हुआ और ये मिट्टी से कवर्ड हो गया था। ये पूरी इमारत ढकी हुई थी। अभी जो हम लोग देखेंगे मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया देखेंगे, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, उसी की खुदाई हुई है, जिसका ये बाउंड्री वाल आप सामने से देख रहे हैं। बाकी पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं सर,
कहाँ क्या है जो बताने जा रहे हैं सिस्टर, ये हमारी कल्पना नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कुछ बता दिया चलो हो गया, ऐसी बातें नहीं है। नालंदा के एक एक बातों की जानकारी ह्यूएनसांग चीनी यात्री की डायरी से प्रमाणित होती है, बिकॉज ही वाज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। वो यहाँ का छात्र, बाद में यहाँ का टीचर भी रहा था, जिन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। आज भी वो ओरिजिनल डायरी चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सीयूकी। सीयूकी एक चाइनीज वर्ड है। सी मीन्स भारत, यू मीन्स भ्रमण, की मीन्स वृतांत। भारत भ्रमण वृतांत की जिसमें पूर्ण विवरण है, उस सीयूकी डायरी से नालंदा का एविडेंस प्राप्त होता है। उन्होंने नालंदा के बारे में लिखा था, नालंदा दो शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा मीन्स टू गिव, देने वाला। वह स्थान जो ज्ञान को देता है वो नाम नालंद है। ये जो नालंद है सर, ये पाली वर्ड है, चूंकि विश्वविद्यालय की भाषा अपने बुद्ध भगवान की भाषा पाली भाषा में थी। पाली भाषा में यहाँ पढ़ाई होता था। विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, सोचिए एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, ये सारे विषयों की पढ़ाई आपके यहाँ हो रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी खासियत थी, यहाँ फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब फ्री, सब खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो भी राजा इनको दे देते थे। आज इतना एडवांस युग होते भी विदेशों में कहीं ऐसी फ्री शिक्षा नहीं है सर, जो अपने लोगों ने आज से 1600 साल पहले। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 भव्य गेट थे, बड़े बड़े गेट थे। चारों में एक ही गेट का प्रबंध अभी तक नहीं चल पाया है, क्योंकि मात्र एक वर्ग है। अतः यही रास्ता है जिसे दीवार काट करके बनाया गया है। इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट है, ये बाद में दिया गया है, बचाया जाएगा। इस सीमेंट वाला काम बाद का है। आप दीवार की मोटाई हर जगह देख रहे हैं, कम से कम 5 फीट, अधिक से अधिक 15-15 फीट तक चौड़ी ये दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एयर कंडीशन जैसा बना हुआ था। और इसी नो डाउट, मगर ये 25% बाद का है। इसमें सीमेंट लगा देख रहे हैं, जो ओरिजिनल है ना, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। मींस ये ओरिजिनल दीवारें है। दूसरा, दीवारों की मोटाई देखिएगा, कम से कम 5 फीट, अधिक से अधिक 15 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें थी, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा एयर कंडीशन था। ये गड्ढा नहीं, कमरे हैं सर। एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। वो दरवाजा खुला था और हम छत के पास भी खड़े हैं। वाइनीचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। ये पहला फ्लोर, वो दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर। दीवार की मोटाई देखिए, ये कम से कम 5 फीट से लेकर 15 फीट तक चौड़ी दीवारें थी, जिससे पूरा यूनिवर्सिटी नेचुरल एसी जैसा बना हुआ था। अब हम एक बौद्ध विहार के अंदर जा रहे हैं, एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में बुद्ध भगवान की मूर्ति होती थी। लोग अंदर जाते थे या लोग बाहर आते थे, ये दोनों तरफ जो बुद्ध भगवान की मूर्ति थी उन्हें प्रणाम करते थे। इनका मंत्र होता था, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद लोग जाते जाते थे। एक काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने का दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट ही पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट है जगह जगह पर।
6 महीना तक जलने का कारण हुआ इनके जो पेपर थे, भोजपत्र, ताम्रपत्र के पेपर थे, सब जगह छत वगैरह लकड़ी का था, वो सब जल गया। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। चलिएगा, क्योंकि जगह जगह पे आपको ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, नाली का सिस्टम। अब नहीं, अभी का नहीं है, पहले का है, सीमेंट बाद का है। अब हम एक बौद्ध विहार के अंदर आ गए, थोड़ा और आगे जाइए आप। हर बौद्ध विहार में 108 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, क्योंकि एक फ्लोर पे 35 से 40 कमरे थे। नालंदा की बनावट कम से कम 3 मंजिला, अधिक से अधिक 9 मंजिला था। तो चारों तरफ जो विद्यार्थी रहते थे, इनके लिए ये 2 कॉमन बाथरूम था, स्नानागार। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। तो ये दोनों स्नान घर है इनका, जबकि टॉयलेट के लिए लोग ओपन एरिया का प्रयोग करते थे। ये दोनों स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, नाली का सिस्टम उधर से धीरे धीरे करके ये ढाल हो गया है, सीमेंट बाद का है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा इनके नाली का सिस्टम है। ये सब आपका ओरिजिनल वाला दीवार है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है जी। ओरिजिनल वाला देखिए, लगता जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि मैंने बताया चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, ओल्ड इज गोल्ड। तो ये सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था, 1 for 1। हर कमरे में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने की जगह थी। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है। ऊपर जो कटिंग देख रहे हैं वो सब वेंटिलेशन है, हवा प्रकाश के लिए। ये सीमेंट वाला काम बाद में किया। जो बिखरा हुआ ईंट था भूकंप के कारण, उसे बाद में पुटअप कर दिया गया है। तो ये सब बाद का करा हुआ है। सारे कमरे एक रहे। तो हम लोग एक बौद्ध विहार को देख रहे हैं। हर बौद्ध विहार में इसी तरह से कमरे बने हुए थे, 108 कमरे। हर ब्लॉक में, हर बौद्ध विहार में 2 स्पेशल कमरा होता था। एक कमरा जहां इसके अंदर एक गुफा बनी हुई है, उसके अंदर बैठ करके लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। दूसरे इस बगल के कमरे में बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति होती थी। मूर्ति को प्रणाम करके इस गुफा में जाते थे, या गुफा से निकल करके मूर्ति को प्रणाम करते थे। मूर्ति टूट गया है, मूर्ति का चरण चिन्ह बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक है। हमारी संख्या ज्यादा है। पहले कुछ इस गुफा को बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाना है। तब इस बुद्ध मूर्ति के चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। कुछ इसमें पहले बुद्ध मूर्ति के चरण चिन्ह को प्रणाम करके गुफा को दर्शन करके फिर यहाँ जमा होगा। कधी कधी ठेवणार मीटिंग? काही जमा होतील तर मग देऊन द्या, बोलवतो जिथे ते विद्यार्थी ध्यान करत होते। किंतु समाज में कुछ बनाने वाले होते हैं और कुछ बिगाड़ने वाले। कुछ बनाने वाले लोग थे जिन्होंने बना दिया, बिगाड़ने वाले लोगों ने हमारी स्थिति भी ठीक नहीं रखा है, और ये भी आज खंडहर के रूप में तब्दील है ना। ये बात ओके, सभी लोग आ गए। तो हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। तो अभी हम लोगों ने इनके रहने का कमरा देखा, और ये आंगन पढ़ने का जगह होता था, क्लासरूम था। ऊपर जो कटिंग देख रहे हैं वो इनके वेंटिलेशन की कटिंग थी, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। हमने आपको बताया था दीवार की मोटाई कम से कम 5 फीट, अधिक से अधिक 15 फीट तक चौड़ी थी, और ऊंचाई भी लगभग 15 फीट था, जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी नेचुरल एयर कंडीशन जैसा बना हुआ था। तो हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम, और ये लेक्चर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था, जिससे इनकी छतें टिकी थी। माने रहना पढ़ना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। फिर यहाँ लेकिन प्रश्न होता है कि जब ये क्लासरूम था तो ये क्या है? ये स्तूप है।
ये स्तूप का निर्माण बाद में हुआ। कब हुआ? जब अंग्रेज लोग खुदाई कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी हड्डियां मिली। चूंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो रनिंग ऑर्डर में ये समाप्त किया गया था, तो बहुत सारे मारे गए थे। उनकी बोन्स वगैरह मिली, हड्डियां मिली, उसे जगह जगह पर रख करके स्तूप का निर्माण कर दिया गया, जो खुदाई के समय में अंग्रेजों ने किया। उसी पुराने ईंटों से जो पुराना ईंट इधर उधर बिखरा हुआ था उसे रख करके उन्होंने स्तूपा बनाया। तो हर हॉस्टल का आंगन क्लासरूम और ये लेक्चर स्टैंड हुआ, पत्थर के जगह पिलर जिससे इनकी छतें टिकती थी। तो जैसा हम एक बौद्ध विहार देख रहे हैं ऐसा 108 था। वो देखिए सेकंड फ्लोर का कमरा है और उसके ऊपर और भी फ्लोर था, लेकिन ऊपर का फ्लोर वो नष्ट हो गया है। मैंने बताया कम से कम ये 3 मंजिला और अधिक से अधिक 9 मंजिल बिल्डिंग की बनी हुई थी। ये 11 ब्लॉक बनावट में एक जैसे मिले थे, लेकिन ये नंबर 1 लिखा है डिपार्टमेंट ने, इसलिए कि इसके अंदर जितनी सिस्टम होती थी सब लगभग बचा हुआ है संजोग से देखने लायक। बाकी हॉस्टल में कहीं कुछ टूट भी गया है। जैसे हम लोगों ने देखा रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, आगे हम लोग कुआं देखेंगे, चूल्हा देखेंगे, गोदाम देखेंगे। तो किसी हॉस्टल में कहीं चूल्हा टूट गया तो गोदाम बचा है, कहीं क्लासरूम टूट गया तो कुआं बचा है, इस तरह से बचा हुआ है। लेकिन इसके अंदर सारा सिस्टम है। यूनिवर्सिटी आज से 800 साल पहले समाप्त हो गई। तो पूरा नहीं हुई, मेरे डाउट आ गया। जी सर। तो हर एक हॉस्टल का आंगन इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चर स्टैंड पत्थर पिलर के लिए जिससे इनकी छतें टिकती थी, यानी आंगन जो था वो ओपन स्काई में था। ये बगल में चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ियां जब उसके अंदर डाली जाती थी, दैट इज फॉर मल्टीपर्पजर। जब क्लास चलता था लोग वहां प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्ट धातु की बुद्धा भगवान के मूर्तियों का निर्माण करते थे, जोड़ते तोड़ते गलाते थे, स्मेल्टिंग फर्नेस के जैसा। दूसरा, सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाइयां बनती थी। जब यहाँ खाना बनता था, ये प्लेस जहाँ बैठ के लोग खाना खाते थे, तो आपने देखा रहना पढ़ना खाना पीना सब बौद्ध विहार के अंदर होता था। दोनों गोदाम में था, जहाँ वो चावल रखते थे। सर जी इसका छत देख रहे हैं, कमानीदार जैसा बना हुआ है। वो छत है जो कमानीदार है, आज से 1600 साल पुरानी, आज भी जस का तस टिका हुआ है। दोनों गोदाम था, वो बगल में कुआं था जिससे जल की सुविधा मिलती थी। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग उनके सामान को रखते हैं, अपने बुद्धा भगवान की वहाँ मूर्ति लगाते हैं। ठीक गोदाम के सामने एक बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति थी। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए ये 2 पत्थर लगाया गया था, एक इधर भी और एक इधर भी। देखिए, देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, किंतु साधारण है नहीं। इट इज ग्लेजिंग नाउ। देखिए अभी भी इसमें कितना चमक है, देख रहे हैं सभी लोगों ने देखा। तो ये साधारण पत्थर नहीं, रियल ये, और वो दोनों माइका स्टोन है, अभ्रक का पत्थर है। कितनी चमक है देखिए, इस पर भी उस पर भी। जब यहाँ सूर्य या चंद्र की बनती थी तो लाइट सीधे बुद्धा भगवान के मूर्ति पर जाता था, इससे मूर्ति में चमक आती थी। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज से 1500 साल पहले थी। आप इसका किनका मोबाइल था और करके रखिए सर, आज जाइए 2 मिनट में कुआं और गोदाम का अच्छा प्रवेश करके फिर यहाँ आए। पैसे पण त्याच्यात ते पैसे. हा कुवा आणखी काय पाहायला सांगितलं होतं? गोदाम गोदाम सिस्टम गोदाम
बिहार के सामने ये छोटा बड़ा सब एक एक बौद्ध स्तूप था। यदि वो सबके मिट्टी हटाई जाए तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का सबसे मेन स्तूपा, सबसे मेन जगह है, इसका नाम है सारिपुत्र का स्तूपा। आप जानते हैं ना, जिस तरह से बुद्ध भगवान ने अपने 28 दिन पहले प्रिय शिष्य आनंद को बताया था, आनंद हमें कुशीनगर चलना चाहिए क्योंकि हमारे निर्वाण का समय आ गया है। उसी तरह से सारिपुत्र ने बुद्ध भगवान को एक सप्ताह पहले बताया, अब हमें माता जी के पास जाने का आदेश दीजिए क्योंकि हमारे निर्वाण का समय आ गया। गांव का सारी चक्र था, सारी पुत्र के नाम पर था। सारी पुत्र के माता जी का नाम था सारी, तो सारी शन और सारी पुत्र। भगवान बुद्ध का उपदेश, भगवान बुद्ध का आदेश पाकर के सारी पुत्र यहाँ आए और सारी पुत्र का निर्वाण। सारी पुत्र के निर्वाण प्राप्ति के बाद उनके जलाने के बाद जो अवशेष बचे उसे रख करके पहले उनके फैमिली लोगों ने भी यहाँ एक स्तूपा बनाया था और यहाँ कुछ बहुत भिक्षु रहने लगे थे। किंतु जब राजा अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का स्थापना किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, इस स्तूप को बड़ा पहले बनाया। तो पहला स्तूप ये सम्राट अशोक का है। उसके बाद जब जब विश्वविद्यालय बना, तीनों राजाओं ने 3 तरह की सीढ़ियों से इसको ऊपर किया। देखिए 3 सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है गुप्ता डायनेस्टी का, दूसरा है हर्ष डायनेस्टी का और तीसरा पाल डायनेस्टी का। 3 काल में ये बनता रहा। ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध भगवान का विशाल मूर्ति था जो टूट गया है। इसके चारों तरफ बुद्ध भगवान की मूर्तियां उन आंखों में बनी हुई थी जो टूट गई है। इनके आसपास देखिए बहुत सारा चौकोर स्थान है ना, और बहुत सारा आप देख रहे हैं इसमें जो गोल गोल है, ये चौकोर वाला सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। जबकि ये गोल गोल जो है सर, ये सभी समाधियां हैं। ऐसा हजारों की संख्या मिला। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर हम बैठ जाते थे, क्योंकि विद्यार्थी ऑल ओवर वर्ल्ड से पढ़ने आते थे। इनकेस यदि वो मर गए, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला के उनके राख को ला करके उनके पुष्प के हिसाब से बड़ा या छोटा समाधि बना देते थे। अतः चौकोर पर तो बैठा जा सकता कोई बात नहीं है, गोल में पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये किसी का अस्तित्व है। यदि बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा किसी जूनियर का है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया है, इसलिए यहाँ रेलिंग दिया हुआ है। इस रेलिंग से आगे जाना, ऊपर जाना बंद हो गया है। तो नालंदा सेम टू सेम 11 हॉस्टल और इधर 11 मंदिर मिलकर के सिमट गया है। यहाँ के बाद मेरा बताने की प्रक्रिया समाप्त होती है। जय भीम, जय भारत। सबकी मंगल कामना के साथ